यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। साथियों नमस्कार, डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस हफ्ते हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं लखन सुबोध साहब। लखन सुबोध जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इससे पहले कि मैं लखन सुबोध जी से आपकी बातचीत कराऊं, बताना चाहूंगा कि लखन सुबोध जी बाबा गुरु घासीदास के मिशन को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और भी उनका बहुत मुद्दों पर अंधविश्वास को लेकर के उनका काम है। वैज्ञानिक विचारधारा को लेकर के वो लगातार काम कर रहे हैं और एक बड़ा संगठन, एक बड़ा जन संगठन वो चला रहे हैं, गुरु घासीदास सेवा दास संघ, जिसको जीएसएस के नाम से जाना जाता है। और भी दूसरे संगठनों से जुड़े हुए हैं और इन संगठनों का इन्होंने जो है सृजन किया है। गुरु घासीदास विचार शोध संस्था, लोक समता शिक्षण समिति, जिसमें अंधविश्वास के बारे में वो काम करते हैं, और लोक सृजनहार यूनियन। तो बातचीत शुरू करते हैं। लखन सुबोध साहब, सबसे पहले बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ आपकी पैदाइश हुई और शुरुआती पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ पर? जी, मेरी पैदाइश जगह है मस्तूरी गांव है, आज का ब्लॉक हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर है। और मेरी प्रारंभिक पढ़ाई स्कूल की शिक्षा मस्तूरी में हुई और उसके बाद कॉलेज में बिलासपुर में पढ़ा। और मेरा जो 82 में मैं वहाँ मस्तूरी ग्राम पंचायत का सरपंच भी रहा और लगातार सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में लगा रहा। और आज की तारीख में लगभग 1995 के बाद में बिलासपुर आ गया हूँ। और बिलासपुर में क्योंकि मेरी श्रीमती जी का पोस्टिंग भी रहा, मस्तूरी से ट्रांसफर हुआ और यहीं पर बच्चे लोग पढ़े लिखे और अपना करियर बनाए हैं। जी जी, तो अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने गुरु घासीदास सेवादार संघ बनाया और उसको लेकर के बड़ा काम कर रहे हैं और आप बड़े कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आप ये बताने का कष्ट कीजिए कि इस प्रकार से काम करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों लगा कि हमको इस पर काम करना चाहिए? देखिए, इस पर ऐसा है, जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था लगभग 14-15 साल, तो उस समय अम्बेडकर साहब के साहित्य से मेरा परिचय हुआ। उसमें बहुत ही कम उम्र में, लेकिन मैंने अम्बेडकर साहब को पढ़ा, उनके जीवन संघर्ष को जाना। उसके बाद में मुझे ये तमाम तरह के जो अंधविश्वास से घृणा होने लगा। बाद में जब वहां से बिलासपुर में पढ़ने आया तो यहाँ मार्क्सवादी साहित्य से मेरा परिचय हुआ और दोनों में मैंने देखा कि अगर एक में प्लस है तो दूसरे में भी माइनस है, और प्लस माइनस दोनों में देखा। क्योंकि देखिए, अम्बेडकर साहब के साहित्य को पढ़ करके मुझे ये तो लगा कि सामाजिक जागृति क्या है, सोशल मूवमेंट क्या है, लेकिन जब लोगों के रोजी रोजगार पे सवाल उठता था तो वो हाथ खड़े कर देते थे। मैंने अपने गांव में देखा, जब अकाल पड़ा था तो हम लोग खूब जय भीम बोलते थे, लेकिन जब लोग पलायन को मजबूर होते थे तो उसमें हम लोग जब कहते थे कि भाई इसका कुछ न कुछ तो संघर्ष रास्ता निकलना चाहिए कि कैसे लोगों को रोजी रोटी मिले, तो उसमें ये अम्बेडकर के जो मानने वाले हैं, खासकर आरपीआई था उस समय, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जो माहौल था, तो वो लोग ये सब करते नहीं थे। अब दूसरी तरफ जब मैं मार्क्सवादी साहित्य के साथ में मैं जुड़ा हुआ तो उसमें मैंने देखा, ये कहना चाह रहा था कि जब कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच में जब हम काम करते रहे तो उस समय सोशल मूवमेंट की बात को टोटल नकारते थे। माने वो कहते हैं कि अगर आपके पास में खाने का है
तो ठीक है, लेकिन सम्मान की बात नहीं होता था। मैं खुद भुगता हूं और मैं देखा हूं उस जमाने में, जब चाहे मेन स्ट्रीम के कम्युनिस्ट पार्टी हो या जो भी हो, वो लोग सोशल जो जस्टिस है उसके तरफ कोई बात ही नहीं करते थे। वो कहते हैं ये तो जातिवादी की बात है। तो मैंने अनुभव किया कि नहीं, ये जो दोनों में जो कमी है उसके साथ में हमको सोशल मूवमेंट को शुरू करना चाहिए। और मैं सोशल मूवमेंट से जुड़ा और उसके बाद में गुरु घासीदास जी को जानने पढ़ने का अवसर मिला। तो इस तरह की से जो मेरा अपना विकास हुआ सोचने समझने का कि नहीं, इस सोशल मूवमेंट करें। और राजनीति से परहेज नहीं है, लेकिन राजनीतिक ताकत जो है तभी बन पाएगा जब आप सोशल मूवमेंट से मजबूती लाओगे। ये हमारा सपना था। जी जी। तो बाबा गुरु घासीदास को लेकर के आपने काफी काम किया है, और जो विचार आप व्यक्त करते हैं उसको लेकर के कुछ लोग नाराजगी भी व्यक्त करते हैं। तो ये बाबा गुरु घासीदास के बारे में कैसे आपने सोचा कि इस पर हमें काम करना चाहिए? जी, देखिए, सबसे पहले मेरा जो भांजा था, सगा भांजा भुआलाल रात्रे जी, ये आरटीओ में काम करते थे। तो इनके साथ जब भी हम बात करते थे तो वो ये कहते थे कि गुरु घासीदास जी को पढ़ना चाहिए और उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो मैंने कहा कि अगर उसके बारे में कोई ऐसी बात है जो अभी तक लोग नहीं जानते हैं तो पहले शोध करना पड़ेगा, खोज करना पड़ेगा, क्योंकि किसी बात को कहने से पहले अपने पास प्रमाण होना चाहिए। तब उस तरह के चीजों को लेकर के, कुछ चीजों को, गजेटियर्स को, कुछ बातों को हमने जब पढ़ा जाना तो हमने सोचा कि छोटी मोटी बात नहीं है, इसको करने के लिए एक संस्थागत शोध होना चाहिए। व्यक्तिगत शोध तो बहुत लोग करते हैं विश्वविद्यालय में, चाहे वो रविशंकर विश्वविद्यालय हो, चाहे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय हो, बहुत सारे लोग शोध करते हैं, लेकिन वो शोध का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो वही रिपीटिशन करते हैं थोड़ा बहुत आगे पीछे करके। तो हमने एक संस्था रजिस्टर्ड कराया 1998 में, गुरु घासीदास विचार शोध संस्था। और उस शोध संस्था के अध्यक्ष के रूप में मैं काफी जगहों पे गया और जो दो तरह की चीजों को हमने संकलित किया, एक लिखित सामग्री को और एक मौखिक, जो लोगों के बीच में उनकी स्मृति में मौजूद है। साथ ही छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में जहां जहां इस तरह की जो चीजों को लोग जानते समझते हैं, और छत्तीसगढ़ के बाहर भी, खासकर जैसे नारनौल का हम लोग उदाहरण पढ़ते थे, कोटवा धाम जगजीवन दास साहेब का पढ़ते थे। ये सब जगहों पे हम जाके जब देखे कि इसका क्या वो है, संकलन किए, विश्लेषण किए, और अंत में उसको एक किताब के रूप में प्रकाशित किया गया। और उस किताब के बाद में उसको हमने कैडर क्लास शुरू किया। कैडर क्लास शुरू करने के पीछे हमारा तात्पर्य यही था कि लोगों को खाली पढ़ाकू बना देंगे तो कुछ नहीं होगा, उसको एक्टिव करना पड़ेगा, उनको प्रत्यक्ष बातचीत से समझना पड़ेगा। तो हमने देखा कि कई जगह कैडर क्लास हुआ, और कैडर क्लास में जो लोग आते थे 100% नहीं, लेकिन उसमें 2%, 4% लोग जुड़ते थे संस्था में। लेकिन चूंकि वो आम आदमी होते थे, वो किसान, मजदूर, बनिहार, बेरोजगार युवा, तो वो लगातार तो काम हम हमारे साथ जुड़ के नहीं कर सकते थे। और चूंकि मैं शुरू से ही, मेरा अपना फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि मैं पूरा समय दे सकता था, एक प्रकार का अनपेड होल टाइमर था। और उस तरह के कुछ चीजों को हमने फंक्शन भी शुरू किया कि इसके यादगार में जो जो महत्वपूर्ण चीज है, खासकर जो मानव अधिकार स्वाभिमान डोला यात्रा है, उसको हमने शुरू किया कि कैसे इस छत्तीसगढ़ के अंदर में एक समय ऐसा था जब लोगों को घोड़े में बैठने पर मना किया गया, बहू को डोले में लाने में मना किया गया, तो लोगों ने संघर्ष किया। उसके साथ में जो एक सबसे बड़ा जो षड्यंत्र रचा गया आदिवासियों को सतनामियों के साथ लड़ाने का, ये आप पढ़ेंगे, इनके जितने भी पुराने किस्म के जो लिखने वाले लोग हैं, जो एक प्रकार के धार्मिक अंधविश्वासी लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, मैं मूर्ख कहूंगा, क्योंकि वो पढ़ना लिखना जानते नहीं, खाली कुछ भी चौका आरती में बोल दिए, वो कथा कहानी कर दिए, वही सब लिखते पढ़ते हैं। तो उनमें आदिवासी जो सोना खान के राजा है, उसके खिलाफ में बहुत बड़ा इन लोगों ने एक गलत लिखा हुआ है, उनका अपमान किया गया है आदिवासियों का, कि ये आदिवासी ऐसे बदमाश थे, ढेका थे, बिजवार लोग ऐसे थे। जबकि हमने जब वहां शोध किया
तो मालूम हुआ कि आदिवासी शासक रामाराय और उनके पुत्र वीर नारायण सिंह ने ही गुरु घासीदास के सतनाम मूवमेंट में जो खड़ैत बोलते हैं, जिसको छत्तीसगढ़ी में सतनामी लोगों के बीच खड़ैत शब्द प्रचलित है, बाद में उसको नकारात्मक रूप से लठैत बोल देते हैं, ठीक है, नेगेटिव वे में। लेकिन उसका जो था सतनाम मूवमेंट का अपना एक सिपाही सेना तैयार करना, और चूंकि वो सोना खान के इलाके में गिरौदपुरी है, और उस समय गिरौदपुरी का जो सोना खान का जो इलाका है वो यहाँ के पेशवा जो शासक थे रतनपुर के, उनके साथ में बिल्कुल कट्टर दुश्मनी था, 36 का आंकड़ा था। तो अच्छा। वो कभी सोना खान का जो आदिवासी है वो सतनाम मूवमेंट के खिलाफ नहीं हो सकता, न रहा है। लेकिन हमने इसके खिलाफ में एफआईआर भी किया है उन लेखकों के खिलाफ, चाहे वो अजीत जोगी हो, चाहे वो रमन सिंह हो, चाहे कोई भी हो, उन लेखकों को पुरस्कृत किया है जिन्होंने इस तरह के झूठी चीजों को लिखा है। तो ये हम लोगों का अपना समझ था कि इसको एक सामाजिक मूवमेंट के रूप में एक बड़ी संख्या में जहां आदिवासी है, एक बड़ी संख्या में सतनामी लोग हैं, उनके बीच में दोस्ती होना चाहिए, मित्रता होना चाहिए, ना कि दुश्मनी होना चाहिए, ये बात है। तो आपकी जो संस्था है वो काफी सक्रियता से काम कर रही है। क्या इस संस्था का कोई प्रकाशन है, कुछ पत्रिकाएं वगैरह प्रकाशित होती है क्या? इस बारे में कुछ बताइए आप। नहीं, संस्था का नियमित तौर से कोई मासिक पत्रिका नहीं है। चूंकि हम लोगों ने कोशिश किया था, 2 पत्रिकाओं का रजिस्ट्रेशन भी हुआ था, एक सत प्रघोष और एक जैत खाम। ये रजिस्टर तो हो गया था, हाँ, दिल्ली का जो रजिस्ट्रार से, न्यूज़पेपर जो रजिस्ट्रार है, लेकिन उसका हम प्रकाशन नहीं कर पाए। उसके पीछे आर्थिक कारण था, क्योंकि हम लोग कहीं कोई चंदा नहीं लेते किसी प्रकार का, किसी से हम लोग कई राजनीतिक लोग तो थे जो कहते थे कि आप हमसे अब जुड़िए, हम आपको जो भी हेल्प होगा, लेकिन हम जानते हैं कि वो लोग हमको यूज करते हैं। और मैं आपको एक उदाहरण बता दूं कि 2003 में जब कांग्रेस हारने के बाद में भाजपा का शासन आया छत्तीसगढ़ में, तो उसमें गिरौदपुरी में अस्त व्यस्त ट्रैफिक होता था, अव्यवस्था होता था। हमारे जीएसएस संस्था ने वहां सेवादारी करके ट्रैफिक दुरुस्त किया, तमाम चीज किया, लेकिन वहां के जो लोग समझे कि हम लोग कोई राजनीतिक पिछलग्गू हैं। विजय कुमार और ये कृष्णमूर्ति बांधी जो उसमें मंत्री विधायक रहे, तो उन्होंने ऑफर किया कि आप लोग हमसे जुड़िए तो हम आपको आप लोग संस्था को हेल्प, लेकिन हमने इनकार कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम सोशल मूवमेंट के लोग हैं, किसी राजनीतिक पिछलग्गू नहीं बन सकते हैं। तो इस तरह का जो पत्रिकाओं का हमारा नहीं हो पाया। लेकिन आज की तारीख में सोशल मीडिया का जमाना है, तो हमारा अपना गुरु घासीदास सेवादार संघ जीएसएस पक्ष विपक्ष के नाम से हमारा एक बहुत मशहूर यूट्यूब का वो है, सॉरी, व्हाट्सएप ग्रुप है, और यूट्यूब का भी हमने संचालन किया है जिसका नाम रोटी सम्मान है। उस रोटी सम्मान चैनल पे हम लोगों का गीत वगैरह जो हम लोग रिकॉर्ड कराए हैं, जागृति गीत है, डोला यात्रा पे, गुरु घासीदास जी पे, गुरु बालक दास जी की जो हत्या हुई उस पे। ये मैं आपको बता दूं संदर्भित रूप से कि ये जो सो काल गुरुडम या जो भी लोग हैं जो अपने आप को मेन स्ट्रीम की बात कहते हैं कि हम सतनामियों के नेता है, वो लोग गुरु बालक दास का कुछ नहीं जानते थे। यहां तक कि 2000 में जब हम लोगों ने नागपुर से उनका शोध चित्र बनवाया, उसको हमने प्रकाशित किया, और उसके बाद में हमने जब लोगों के बीच ले गया, तो ये लोग कहते थे, ये जो अभी गुरु लोग जो है सोकाल गुरु लोग, कि ये कौन हो सकता है, ऐसा है नहीं है कि हमारे कोई गुरु को मार दिया होगा। तो ये इतने नादान लोग हैं कि इतिहास पढ़ते लिखते नहीं है कुछ भी, कि क्यों हत्या हुई, उसका क्या कारण से हुआ। हमने सारा उसका ऐतिहासिक राजनीतिक विश्लेषण किया है कि ये 1857 के बाद में जो हत्या हुई, उससे पीछे क्या जमीन का विवाद कैसे पड़ा, जो वहां पर भू बंदोबस्त कानून बना, भूमि का जो मालिकाना हक देने का कानून बना, उसके खिलाफ जो सतनाम मूवमेंट में जमीनों का जो मालिक बने थे सतनाम मूवमेंट के कारण से लोग, जो मराठों का, पेशवाओं का जो बदमाशी था, जो गुंडई था, सामंतशाही था, उसके खिलाफ आदिवासी सतनामी लड़े थे। तो उस जमीन को पाने के लिए एक तरह का संघर्ष हुआ था, तो उसके लिए गुरु बालक दास की हत्या की गई है। ये बहुत सारी लंबी बात है, लेकिन और कभी
मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कुल मिलाकर के हम ये कहना चाहते हैं कि गुरु बालक दास जी का जो चित्र आज भी किसी से पूछेंगे तो वो उनसे पूछे कि भाई किसने लाया, किसने बनाया, तो कहे गुरु लोग बनाए होंगे, और कौन बनाएगा, वो हम लोग नहीं जानते, वो मुश्किल है। हम लोग जिंदा है फिर भी नहीं जानते कि हमने बनाया है। तो उसके बाद में कई प्रकार का वो लोग अपना उसमें सुधार करके इधर उधर करके अपना करते हैं। अब आज तो उनका भगवा का गाना भी चलता है उन लोगों का, लोगों को एक प्रकार का हिंसा से उबारने के लिए कि हम भगवा हैं। अरे भाई, दलित शब्द से इनको घृणा है। हम कहते हैं दलित एक स्थिति है, दलित बनने रहना नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता। शोषित और शोषण जो है वो जब मौजूद है तो आप तो शोषित कहाओगे, अगर दमन है तो दलित कहलाओगे। अब उस शोषण, उस दमन से अगर आपको निपटना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, जन संगठन बनाना पड़ेगा। उसके बाद एक जो है कॉमन पीपुल की तरह आप जब रहोगे देश में, एक नागरिक की तरह, तब आप दलित और शोषित शब्द ऑटोमेटिक हट जाएगा, किसी के हटने की बात ही नहीं है। तो इस तरह से बात जो है आज की तारीख में हो रहा है। नहीं, जो आंदोलित जो लोग हैं वो ही दलित शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हरिजन और दलित में यही फर्क है कि जो दलित है वो एक बाबा साहब के मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, और हरिजन जो शब्द है वो गांधी के मूवमेंट से, गांधी का जो दर्शन है जिसको हिंदू दर्शन कहते हैं उससे जुड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पर तो एक कैडर ग्रुप, जो एक पत्रिका जो आप निकालते हैं, जिसमें निकाले हैं, इसमें जीसस कैडर के बारे में बातचीत होती है, तो इस पत्रिका में क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। ये पत्रिका नहीं, ये बड़ी किताब है, ये लगभग 4 साढ़े 4 पेज की बुक है, ये A4 साइज का बुक है। जी जी। तो इसमें हमने चूंकि प्राथमिक क्लास का बुक है, मैंने प्राथमिक स्तर पे जो कैडर लेने आते हैं वो उसको पढ़ते हैं, जानते हैं। इसमें हमने टोटल अध्याय से शुरू किया है, पाठ का मुझे याद तो नहीं आ रहा है अभी जस्ट कितने पाठ है। उसमें हमने ये बताया है कि गुरु घासीदास जी का पूर्ववर्ती जो सतनामी है वो कौन थे, खासकर जो नारनौलिया सतनामी कहते हैं, या जो सतनाम शब्द का सूफी मत में जो सामने आया शब्द, जो साहेब शब्द है, ये दरअसल सहाबा शब्द का अरबी शब्द सहाबा का अपभ्रंश है। साहेब उसका मतलब होता है साथी, जैसे जस्ट कम्युनिस्टों में होता है ना कॉमरेड, तो कॉमरेड का मतलब ही होता है दोस्त, साथी, हम सफर चलने वाला। तो सहाबा का मतलब हम सफर साथी होता है। और आज जो भी एक कॉमन शब्द है साहेब हो गया है, तो साहब एक सम्मानी शब्द है। तो वहां से लेकर के हमने गुरु घासीदास जी का जन्म और उसका जो मैथोलॉजी जो रचा गया है कि वो अवतार लिए, ये ऐसा हुआ वैसा, जितने मैथोलॉजी का हमने पूरा खंडन किया है। और उसके बाद में उन्होंने क्या काम किया, क्योंकि हम व्यक्तिगत गुणगान में नहीं जाते, काम क्या किया है इसको हमने वर्णित किया है कि सतनाम का सबसे पहले विचारधारा क्या है। उसके बाद में उस विचारधारा को अगर हमें लोगों के बीच लाना है, लागू करना है, तो कौन लाएगा? कोई व्यक्ति नहीं ला सकता, वो संगठन लाएगा। तो सतनाम संगठन का मतलब है जो आज भी हम अपभ्रंश रूप में देखते हैं, हर गांव में भंडारी होता है और राजमहंत हुआ करते थे। आज भी राजमहंत होते हैं, लेकिन आज के राजमहंत और पहले के राजमहंत में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय राजमहंत का मतलब होता है कि राज, जैसे आज की तारीख में हम छत्तीसगढ़ में जो 36 राज की बात करते हैं, उससे कम ज्यादा भी है। नवागढ़ राज है, खरौल राज है, चाहे वो अकोला राज हो, चाहे और भी नवागढ़ राज हो, ये तमाम जितने भी राज के महंत होते थे, मुखिया होते थे, तो उन मुखियाओं का काम क्या होता था ये उसमें बताया गया है। उसको सतनाम आंदोलन किस तरह से, सबसे पहले तो सतनाम आंदोलन मतलब है कोई आध्यात्मिक आंदोलन नहीं है। वो सतनाम आंदोलन की शुरुआत जो है भूमि कब्जा आंदोलन से हुआ था। आज भी उसके प्रमाण हैं, आज भी उसके बहुत सारी कथा कहानी लोग जानते हैं कि किस तरह से पेशवाओं ने जमीनों पे कब्जा करने के लिए ठेकेदारी प्रथा लागू किया। जब यहां पर वो लोग आए, यहां 1771 में, सॉरी 1741 में जब यहाँ पर पेशवाओं का आगमन हुआ, तो उसके समझिए 15-20 साल बाद गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ। वो उनका जो जन्म हुआ उस समय पेशवाओं का राज था, लेकिन गिरोध में नहीं था। गिरोध से और सिविल एंड गिधौरी और जगन्नाथपुरी जो रास्ता है, वो एक प्रकार का लोगों का मिलने जुलने का संगम स्थल था।
वहां सत्संग होता था, वहां चर्चाएं होती थी। उसके बाद छाता पहाड़ का जो उनका अपना वो रहा, जो सतनाम है, मतलब कबीरदास जी के मानने वालों का जो सतनाम है, जिसका यहाँ धर्मदास नाम का जो एक महंत था, जो यूपी बांदा से आया हुआ था, वो एक प्रकार का साहूकार थे वो। और साहूकार अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, इमोशनल ब्लैकमेल करता है कि भाई मैं भी तो आपके सतनाम को मानता हूं, मैं भी तो वो क्या करेगा, आप जानते होंगे कि मेरे घर में अगर 5 हाथ का जैद खाम है, अगर कोई 15 हाथ का बना देगा तो वो बड़ा आदमी बन जाएगा। जैसे आज हो रहा है कुतुब मीनार से बड़ा जैद खाम का मतलब क्या है, एक प्रकार का उनका मनोवैज्ञानिक शोषण है कि आप कौन होते हो हमको ये बताने वाला कि हमारा जैद खाम कितना कैसा रहेगा, कितना बड़ा रहेगा। ये गुरु घासीदास जी ने आज भी भंडार में जो जैद खाम आप देखेंगे, आज भी वहां तोड़ दिया गया। वहां के वर्तमान के जो वो लोग हैं व्यक्तिगत जो कब्जा किए हुए हैं, सोकाल गुरु बालदास में नाम ले सकता हूं, जिसका आज भी उदाहरण है कि उसको तोड़ दिया गया। और तोड़ने के बाद में आज भी जैद खाम है, लेकिन वो कुतुब मीनार जैसे जैद खाम नहीं है। तो इस तरह से जो हमने सतनाम मूवमेंट को, सतनाम संगठन कैसे खड़ा किया, जमीन का आंदोलन कैसे हुआ, उस जमीन के आंदोलन के बाद में फिर धार्मिक आंदोलन कैसे हुआ, कैसे पूजा पाठ का पद्धति को और अंधविश्वास को, ढकोसला को, आडंबर को, मृत्यु पे और देवदासियों के जो संबंध में जो यहाँ पर बदमाशी होता था, पंडों का, जहाँ ये जो है, इस सारी चीजों की सतनामियों का संघर्ष हुआ, उस सब किताबों में है। उसके बाद दमन कैसे हुआ, कैसे गुरु बालक दास जी की हत्या हुआ, कैसे तमाम तरह की चीजों को 1860 के बाद में जो सोकाल इनके उत्तराधिकारी रूप में आगरदास नाम के व्यक्ति को बैठाया गया। और आज भी जो भी लोग हैं आगरदास के वंशज हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आगरदास जी गुरु घासीदास जी के पुत्र थे या नहीं थे, हमने किताब में लिखा हुआ है। अगर वो पुत्र भी थे तो बालक दास जी के सबसे बड़े पुत्र साहेब दास नंबरदार होना चाहिए था, क्योंकि आज भी किसी भी उत्तराधिकार के कानून नियम में जो अगर 2 भाई हैं, बड़ा भाई अगर नंबरदार है और बड़ा भाई की मृत्यु के बाद में नंबरदार छोटा भाई नहीं बनता, वो बड़ा भाई का लड़का बनता है, भले वो अपने चाचा से छोटा उम्र का हो। तो साहेबदास नंबरदार क्यों नहीं हुआ, आगरदास कैसे हुआ? तो ये सारी चीजों को हमने खोजा, प्रमाण के साथ में हमने लिखा है। और यही कारण है कि ये तमाम जो लोग हैं, आम जनता पसंद कर रहा है हमारी बात को। आप किसी भी जगह चले जाइए, उनको बोलिए क्या सतनाम धर्म को एक मान्यता विधिक रूप से मिलना चाहिए और उनकी जो जगह है वो सार्वजनिक हो, ना कि व्यक्तिगत। हर सतनामी कहता है कि बिल्कुल सही है कि हम सतनामी हैं और कुछ नहीं है। और आपको बता दूं कि जो आज नॉन हिंदू के नाम से शब्द कहा जाता है, मतलब चाहे मुस्लिम कहा जाए या क्रिश्चियन या बौद्ध कहा जाए, नॉन हिंदू कहा जाता है। लेकिन रसेल साहब जो एक बहुत बड़े राइटर थे, उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ में नॉन हिंदू कहने का मतलब होता है सतनामी। बिल्कुल, क्योंकि उनका जो तमाम तरह के जितने भी रीति रिवाज से, उनके तमाम तरह के जो मान्यता है, सिद्धांत है, आदर्श है, चाहे वो मृत्यु से लेकर के जन्म तक, जन्म से लेकर के उनके जीवन शादी तक का, वो सारी चीज जो है वो किसी प्रकार के आडंबर विश्वास नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं करते। लेकिन आज आप देखिएगा कि सारा जो सतनाम धर्म स्थल है, चाहे वो गिरोध हो, चटुआ हो, खड़ुआ हो, चाहे वो आपका भंडार हो, जो 10-12 जगह है, वहां के सारी जगहों पे हिंदूकरण का, देवी देवताओं का मूर्ति और हर तरह का जो वो सब चीजों को, जहां पर इनका जो हिंदूकरण करने का मुहिम चला है, जो लोग बालक दास जी की हत्या के बाद में उसमें आए हैं मुखिया बन के, उन लोगों का एक ही काम रहा है कि हम इनके ठेकेदार बन जाए, महंत बन जाए, मुखिया बन जाए, और जैसा चाहे उस तरह के हम इनसे हम राजनीतिक लाभ ले। और यही कारण है कि कोई भी आज तक का गुरुवाई डबरी कांड हुआ, मुंगेली कांड हुआ 1967 में, किसी भी दोषी सजा नहीं हुआ, लोगों के मर्डर हुए, दंगे फसाद हुए। लेकिन उस समय चाहे वो मिनी माता हो, चाहे उस समय के नैनदास कुर्रे हो, चाहे तमाम लोग हो, मैं उसमें बच्चा था, जानता हूं कि उसमें किस तरह का टेंशन क्रिएट होता था हर सतनामी गांव में। और तमाम वो लोग, वो सत्ता में रहे हुए लोग, वो उनको कभी भी न्याय नहीं दे पाए हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको हम लोग कैडर के माध्यम से, मीटिंग्स के माध्यम से बताते हैं। और यहां तक कि बता रहा मैं आपको कि ये सतनामी सिर्फ
जो एक ही कोई जात के लोग नहीं बने हैं, इसमें बहुत बड़ी संख्या तेली का है, यादव का है। मैं हैविट साहब का नाम बताऊंगा आपको, रायपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, सॉरी, जो वहां का भूमि बंदोबस्त अधिकारी था, जैसे बिलासपुर डिवीजन का भूमि बंदोबस्त अधिकारी चिशम साहब थे। चिशम साहब ही ने सबसे पहले गुरु घासीदास जी पे लिखा है, अपने ब्रिटिश पीरियड में जो रिकॉर्ड मिलता है। और उसी प्रकार से हैविट साहब थे, उसी पोस्ट में थे रायपुर में, उसमें तो दो ही जिला था, रायपुर और बिलासपुर। तो रायपुर के हैविट साहब ने साफ लिखा हुआ है कि सतनामी बनने में, सतनाम मूवमेंट में जो सतनामी बने उनमें सबसे ज्यादा अगर संख्या तो अहीरों की संख्या है। अहीर अच्छा। का मतलब होता है यादव जी, हैविट साहब ने लिखा हुआ है आज भी। और इसका हमने जब सारा चीज जब देखा, तो आज भी आप चले जाइए तिलासी में, भंडार के पास में गांव में, वहां एक सहादेव कांड हुआ था कि आज भी वहां सतनामी राउत नाचते हैं। किसी को विश्वास नहीं होगा, सतनामी राउत क्यों नाचते हैं? क्यों? क्योंकि वो लोग अपने कस्टम को, कल्चर को नहीं छोड़े। सतनामी होने के बाद भी क्यों नहीं छोड़े? क्योंकि वो कल्चर जो है वो मनुवाद का सपोर्टर नहीं है। वो कल्चर जो है आपके दमन का समर्थन नहीं करता, वो बल्कि दमन के खिलाफ में एक लड़ाई हुआ था इंद्र के खिलाफ में श्री कृष्ण का। उस श्री कृष्ण के उस युद्ध में जब उस समय के आम लोगों ने बाल गोपाल जिसको कहते हैं, आज की भाषा ग्वाल बाल बोलते हैं। ग्वाल बाल का मतलब ही होता है जो चरवाहे, वहां का आम जनजीवन, पशुपालक समाज, उन्होंने इंद्र के जो आर्यों के देवता थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ा। और उसको यहां पर भंडारपुरी चटुआ में जब रोका गया, ये षड्यंत्र करके जब ये गिरवी रख दिया गया वहां पर, यही जो सोकाल गुरु घासीदास की जो अपने आप को ठेकेदार कहते हैं, तो वहां पर दंगा हुआ, एक आदमी की मौत हुआ था 1947 में। और जब ये कोर्ट गया केस, वहां कहा गया कि साहब ये तो सतनामी है, हमारे राउत क्यों नाचते हैं? तो इन्होंने कहा कि साहब हम आज से नहीं, हमारे सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से हमारे पूर्वज नाचते आ रहे हैं, तो उसका हम पालन करते हैं। वो मजिस्ट्रेट को ताज्जुब हुआ कि सतनामी कैसे राउत नाचते हैं। तब वहां पर जो है ऑन स्पॉट जो है मजिस्ट्रेट जो वहां पर जाता है। अब आज भी सहादेव कांड के नाम से उस जगह पे आप चले जाइए, दिवाली के दूसरे दिन में आपको राउत नाचते सतनामी मिल जाएंगे। राउत जो वहां के हैं वो भी नाचते मिल जाएंगे, सब मिलजुल के नाचते हैं। लेकिन सतनामियों को राउत से लड़ाना, ये गुरुवाइन डबरी कांड में कि सतनामियों को अगर राउत से लड़ाएंगे तो इन लोगों का आपस में टूट फूट होगा, आदिवासियों से लड़ाएंगे तो इन लोगों का टूट फूट होगा। तो ये इनका पूरा षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र में सबसे बड़ा जो भूमिका रहा है, सतनामी जो अपने आप को नेता गुरु कहते हैं उन लोगों का रहा है। जी, तो आपने एक जो किताब कहें या पत्रिका कहें कांति चेता खर्रा पंथी गीत, हाँ जी 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 जी, क्रांति चेता खर्रा पंथी गीत, ये काव्य है। ये इस बारे में थोड़ा सा बताइए। जी जी, ये इसमें हमने आज की तारीख में जो हम लोग एक यूज करते हैं शब्द, जिसको बोलते हैं जपर्रा और खर्रा। जपर्रा का मतलब होता है, जिसको हम आज अंधभक्त कहते हैं, जपने वाला। कोई समस्या आ गया, कोई उसका घर में खाने को नहीं है तो जपेगा जय सतनाम जय सतनाम। अगर यहां तक कि उसके कोई बीबी को उठा के ले गए तब भी कहेगा हे गुरु घासीदास जी मोर रक्षा कर। ये जो जपर्रा होते हैं ये सबसे बड़े आज के तारीख में नुकसान कर रहा है सतनाम मूवमेंट को। और यही जपर्रा गीतों को ये लोग गाते रहे हैं कि गुरु घासीदास जी का ऐसा हुआ, ढेकाना फलाना हुआ, वो मिर्चा बारी गए, भाटा बारी गए, ये जपने का जो मैथोलॉजी है उसके अपोजिट में हमने खर्रा, मतलब खरी खरी बात कहने वाला। तो खर्रा गीत जो हमने लिखा है उसको इस उद्देश्य से लिखा है कि हमारे जो पंथी गायक है, जो पंथी डांस करते हैं, वो लोग इसको पढ़ें और उस तरह के गीतों को गाएं। और उसका फॉर्मेट चाहे वो अपना पंथी फॉर्मेट में गाएं या और भी जो देश के अंदर जनगीत के फॉर्मेट गाएं, उनकी अपनी अपनी स्वतंत्रता होगी। लेकिन मैंने आज की तारीख में संविधान के पक्ष में जो बातें हैं और सतनाम मूवमेंट में जो कही गई है कि हम आज धर्मांधता फैला करके वर्तमान पोजीशन में हम जो देखते हैं कि सतनामियों को कैसे लड़ाया जाता है। अब मुस्लिम के खिलाफ देखिए, उदाहरण बता रहा हूं, मैं उस गीत में लिखा हूं। एक बड़ी बात यह है कि मुस्लिम के खिलाफ में अगर सतनामियों को करना है तो उनका सबसे बड़ा जो एक एजेंडा है वो ये है कि नारनौल में
जो लोग सतनामियों को भगाए वो लोग थे मुसलमान लोग। अब देखिए हमने उसमें लिखा है गाने के बारे, औरंगजेब एक क्रूर शासक हो सकता है, और ये नहीं, ये कहना अलग है कि औरंगजेब ने क्रूरता दिखाई, लेकिन ये कहना कि औरंगजेब मुसलमान ने क्रूरता दिखाया, मैं दोनों में फर्क है। बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि आप मुस्लिम को टारगेट कर रहे हो। और मैं आपको एक उदाहरण बता दूं कि ये जो वेज नॉन वेज का जो खाने पे इन लोग बहस करके एक एंटी मुस्लिम एजेंडा लाते हैं कि हम तो मांस नहीं खाते, मुस्लिम मांस खाता है, ये खाता है, वो खाता है। देखिए हमने एक कार्यक्रम किया था मुंगेली में, ऑनलाइन बाद में हुआ ऑफलाइन, की भाई जो हमारे साथ है उसमें बहुत सारे मॉब लिंचिंग घटनाएं हो रही थी। आपको याद होगा कि केरला के असेंबली में सारे पार्टियों के लोगों ने, लेफ्ट कांग्रेस सारे पार्टियों ने एक बिग पार्टी किया था। ठीक है, केरला का कल्चर एक डिफरेंस हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि आप बीफ खाइए या ना खाइए। हम ये कह रहे हैं जो लोग खाते हैं वो, और जो नहीं खाते वो दोनों दुश्मन नहीं है, वो दोनों दोस्त हैं। उनके बीच में हम दोस्ती करेंगे तो एक मजबूत आधार बनेगा फासिज्म से लड़ने के लिए। और यही हमने कहा उन सतनामियों को कि जो आप मांस खाते हो और जो नहीं खाते, भाजी खाते हैं, हम एक थाली में एक साथ खाएंगे, जिससे ये फर्क मिट जाए कि मांस खाने वाला पापी है और साग खाने वाला पवित्र है, ये जो मिट जाए। क्योंकि आप देखेंगे डॉक्टर अंबेडकर साहब का जो अछूत कौन कैसे किताब है, उसका सारा सारांश इसी बात पे है कि कैसे बौद्धों को अछूत बनाया गया, कैसे मांस खाने और नहीं खाने के मामले पे सारा एकदम वैज्ञानिक से। मैं तो अंबेडकर साहब को इसी किताब को पढ़ने के बाद सबसे बड़ा महान लेखक मानता हूँ। संविधान निर्माता बहुत बात की बात है। उन्होंने जिस तरह से, अगर वो नहीं कहते शायद मेरे दिमाग में भी सब बात नहीं आता, अगर वो नहीं बताते कि कैसे पॉलिटिकल एजेंडा बना करके बौद्धों को टारगेट किया गया, जबकि बौद्ध मुर्दा मांस खाते थे। यहां तक कि गौतम बुद्ध साहब के बारे में कहा जाता है कि वो मछली खाने से उनकी मौत हुई। अब वो अलग चीज है कि क्या हुई नहीं हुई, लेकिन एक बहुत बड़ा एजेंडा चल रहा है देश में कि हम हिंदू से अलग है, सॉरी मुसलमान से अलग है। अरे भाई मुसलमान से अलग हो, ठीक है, आपकी प्रार्थना अलग है, उनका अलग, लेकिन आप किसी प्रकार से उससे दुश्मन नहीं हो। और हम चाहते हैं कि मांस खाने वाला नहीं और नहीं खाने वाला एक जगह बैठ दोस्ती के साथ खाए, ये हमने आयोजन रखा। लेकिन इसका विरोध कोई नहीं किया। इसका विरोध सबसे ज्यादा ये सो काल गुरु महंत लोगों ने किया, सो काल उन लोगों ने किया जो आज अंबेडकर की बात बोलते हैं, अब जय भीम की बात बोलते हैं। वो दोगले लोग जो आज जो कहते हैं कि नहीं साहब हम तो संविधान को मानते हैं, हम तो, उन्होंने बकायदा रिपोर्ट किया हमारे जीएसएस खिलाफ कि साहब ये लोग ऐसा ऐसा करके हमारा भावना को ठेस पहुंचा, उनके भावना को ठेस पहुंचता है इससे। हम तो ये नहीं करें किसी और के खिलाफ, हम करें एक साथ खाएंगे और हम एक दोस्त हैं, मित्र हैं। तो ये ऐसी बातें जो है हमारे जीएसएस का बहुत सारा ऐसा कार्यक्रम रहता है, और उस किताब में हमने बहुत डिटेल से दिया हुआ है। आज तक के वर्तमान मिशन में हमने कहा है कि हम इतिहास में नहीं जिएंगे लेकिन इतिहास से सबक लेंगे, और जीएसएस का कार्रवाई यही कहता है कि हम जातिवाद को खत्म करने के लिए, हमने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी जो नई संस्था है LS3 लोक समता शिक्षण समिति, वो जो है वो अंतरजातीय विवाह कराता है, बिल्कुल आडंबरहीन। उसमें अंतरजातीय विवाह भी होता है, जातिगत विवाह भी होता है, अंतर गोत्र विवाह होता है, गोत्रगत विवाह भी होता है, अंतर धार्मिक विवाह होता है, धार्मिक सह विवाह भी होता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको हम लोग कर रहे हैं। जी, मैं इसी चीज जानना चाह रहा हूँ कि सतनामी समाज का कुछ तबका जो है ये मानता है कि जो सतनामी है वो कहीं राजस्थान या पंजाब से आए हुए हैं, जो सतनाम जो आंदोलन हुआ, जो लड़ाइयाँ हुई उससे, तो इस बारे में आपको क्या राय है? देखिए ये लोग जो कथा कहानी गढ़ते हैं नारनौल से आए सतनामी, तो मैं इसको 100% सही नहीं मानता। उसके पीछे कारण है, और मैंने नहीं बल्कि बहुत सारे अंग्रेज अधिकारियों ने इस पे अपनी राय लिखा है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि इतनी बड़ी संख्या में पंजाब से पलायन करके गिरोह तरफ में लोग आए होंगे। और हमने भी किताब में विवेचना किया है। हाँ ये जरूर है कि वो सतनामी और गुरु घासीदास जी की सतनामी में फर्क है। फर्क क्या है? उपासना में।
वहां के जो सतनामी हैं वो उसमें आपको उपासना पद्धति करने वाले मिल जाएंगे, उसमें जाट भी मिल जाएंगे, उसमें एक ब्राह्मण भी मिल जाएगा और भी तरह के लोग मिल जाएंगे। लेकिन उनके अंदर जातिवाद नहीं टूटा, जाति टूटने का ऐसा कोई मोमेंट ही नहीं हुआ, क्योंकि जाति टूटने का मतलब है कि आप जमीनी स्तर पे एक ऐसा मूवमेंट खड़ा करो जो जातियों को नकार दे। वो गुरु घासीदास जी ने किया। और हम इसी देखते हैं कि आज इसके पूर्ववर्ती जो सतनामी थे, जैसे कबीरदास जी के मानने वाले, छत्तीसगढ़ में कबीरदास के मानने वाले आपको तेली समाज से मिलेंगे, आपको कबीर मणिपुरी में मिलेंगे, कुर्मी लोग मिलेंगे, बनिया में मिलेंगे। क्योंकि बनिया में इसलिए मिलेंगे क्योंकि जो धर्मदास थे जो यहाँ पर कबीरदास का झंडा लेकर के आए थे, हालांकि वो कबीरदास के मतलब नहीं है, मैं तो उनके सारे साहित्य पढ़ा हूं। और आज अगर आपको यकीन ना हो तो हर जगह जहां चौका होता है, चौका आरती होता है मरने पे रात भर, उस चौका को पढ़ लीजिए, सारा मैथोलॉजी, सारा वो वेदों का पुराणों का आडंबर भरा हुआ है। तो चूंकि वो वैश्य कसौधन वैश्य समाज से थे तो कसौधन वैश्य भी बोलते हैं अपने आप को कबीरपंथी। लेकिन कभी भी आज की तारीख में तेली कबीरपंथी, जिसको डॉक्टर शांता शुक्ला ने लिखी है, जो रविशंकर विश्वविद्यालय में जिसकी किताब चल रहा है, कि सतनामी मूवमेंट की सबसे बड़ी विशेषता है कि उन्होंने पहले के सतनामियों का जो कुनबा था, जिसमें रोटी बेटी एक नहीं था, जिसमें कबीरा सतनामी, तो वैश्य सतनामी, तो कुर्मी सतनामी था, लेकिन गुरु घासीदास के सतनाम मूवमेंट ने उनके जमीन का मूवमेंट सबसे बड़ा उनको जो एक होने का जो मिला वो भूमि आंदोलन से। क्योंकि भूमि आंदोलन में सारे लोग जो आम लोग थे वो लोग लड़े, और उनके लड़ने से जो उनको छोड़ दिए, जो आज सोशल बैकआउट कहते हैं ना, सामाजिक बहिष्कार, कि तुम साले सतनामियों के बीच जाकर के ऐसा कर रहे हो, जाओ तुम छूट गए, तो कहा कि कोई बात नहीं, तुम छोड़ दिए, वो सब सतनामी बन गए। तो इस तरह का मूवमेंट उसमें हुआ था। और इसीलिए जो मैं क्या कह रहा था, शायद आपने जो पूछा मैं भूल रहा हूँ, वो जो हमने पूछा था नारनौल के रहने वाले हैं क्या? जी 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 हाँ जी जी जी। तो नारनौल के सतनामी आज भी, मैं नारनौल तो कई बार गया हूँ, वहां के जो सतनामी वहां तो है ही नहीं सतनामी, पहली बात यह है। और अब आज की तारीख में मैं वहां सतनामी के मानने वालों को मिला हूँ, वहां के प्रोफेसर लोगों से, जो खासकर दिल्ली और इधर हिसार विश्वविद्यालय वगैरह के जो लोग हैं, आज भी हमसे बात होती रहती है। उनका कहना था, और आयोजन भी हुआ है, छत्तीसगढ़ से जाकर के एक जैत खां बना दिए, और वहां पर जो सभा में बुलाया आरएसएस के लोग थे, उसका पेपर कटिंग है, उसमें क्या लिखा गया, क्या भाषण दिए कि सतनामी लोग मुसलमान के खिलाफ लड़ने में, हिंदू धर्म रक्षा करने में साथ दिए। इस तरह का हेडिंग लगा हुआ अखबार वहां चलता है। और जितने आरएसएस का जो मिशन के लोग हैं छत्तीसगढ़ में, जो शोकाल बालदास, शोकाल विजय कुमार गुरु, ये सारे लोग जो आरएसएस शाखा के बंदे हैं, उसका प्रमाण है। वो लोग मुख्य अतिथि बने हैं लोग आरएसएस के पब्लिक मीटिंग में। और बहुत दूर की बात नहीं है कि अमित शाह के साथ तो इनकी बहुत अच्छी यारी दोस्ती का फोटो आया था चुनाव पहले। लेकिन ये सौदेबाज है, जिधर ज्यादा सौदा मिलेगा उधर पलट देंगे। तो ऐसे सौदेबाज और ऐसे लोगों के कारण ही सतनाम मूवमेंट की विरासत को खतरा है। इसलिए हमारा विरोध ये लोग करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम साधनहीन लोग हैं, हम साधन कैसे पैदा करें इस पे हम सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। अब हमारी उम्र उतनी नहीं है जितना मैं पहले कर सकता था, लेकिन फिर भी नौजवानों का एक टीम है जो कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये मिशन कामयाब होगा। और साथ में सिर्फ सतनामी की बात नहीं है, हम साथ में ये कहते हैं कि जातिवाद के खिलाफ लड़ने के लिए आपको वही काम करना पड़ेगा जो गुरु घासीदास जी के सतनाम मूवमेंट ने किया। मतलब आर्थिक लड़ाई को आपको तेज करना पड़ेगा। आर्थिक लड़ाई तेज करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे जो लोग हैं जो सतनामी और यादव और तेली को आपस में नहीं मिलने देते, वो कहेंगे कि नहीं साहब ये जो है ये तो गलत हो रहा है। तो गलत हो रहा है जहां कहेंगे तो वही हमारी एकता विजय है, ये मेरा कहना है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये आंदोलन को तेज करना पड़ेगा। जो समतावादी आंदोलन है, जो बाबा गुरु घासीदास ने कहा है कि मन के एक समान, उस मिशन को लेकर के आगे बढ़ाना पड़ेगा। और आपने बड़ी अच्छी बात कही, बहुत सारे मुद्दे पर आपने खुल करके अपने विचार को रखा। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर भी दूंगा, ताकि जो साथी आपसे जुड़ना चाहें
वो आपसे जुड़ जाएंगे और आपके साथ, आपके मिशन के साथ वो काम करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा जी जी, लखन सुबोध साहब कि धन्यवाद। आपने अपना समय दिया इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद। और मैं उन तमाम दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं। और उनसे, जैसा कि हर बार मैं कहता हूं कि अगले रविवार को हम फिर किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर के उनके सामने फिर से रूबरू होंगे। और अगर आप इस चैनल में नया हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं, ताकि जो संदेश देना चाहते हैं लखन सुबोध साहब वो घर घर तक जाए। इतना कह करके हम इस हो एपिसोड गए। पे हम सैल्यूट सर, सैल्यूट सैल्यूट, योर बहुत सैल्यूट। बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय सतनाम। जय भीम, जय सतनाम, जय संविधान, जय जय जोहार। सतनाम, जय जोहार। You